Hello student, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will start the application of Gauss theorem of first unit electrostatics. And the first application of Gauss theorem is electric field due to infinite long straight charged wire. हमें इस एप्लीकेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वजह से? एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, स्ट्रेट है, सीधा है, चार्ज्ड भी है। चार्ज्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमने कंसिडर किया एक वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट हो सकता है, तो इनफाइनाइट था तो इसलिए हमने इन्फिनिटी एंड दिखा। इस पे चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, लेट इट बी ए पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। अब कहीं पे भी जब इनफाइनाइट है तो हमें कितनी चार्ज की वैल्यू होगी वो तो नहीं पता होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू पैरामीटर गिवन होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर पे कितनी है, लैम्डा। और लैम्डा हम कैसे कैलकुलेट करते थे? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब इस पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं 1 मीटर लेंथ पे टोटल चार्ज देखूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। और सभी जगह 1 मीटर आप कहीं पे भी लो, कितनी वैल्यू आएगी, लैम्डा। तो आपको इस चार्ज वायर में लैम्डा की वैल्यू गिवन होती है कि कोई भी चार्ज वायर है दैट हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है वो देखना हमें। तो यहां से मैंने कहा आर डिस्टेंस, इधर इस वायर से, इस चार्ज वायर से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, आर डिस्टेंस पे। तो हमने आर डिस्टेंस पे इसको रखा। अब आर डिस्टेंस तो इधर भी आएगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, तो इसके इस साइड में भी आएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम रहेगी। इससे नीचे यहां से देखें आर डिस्टेंस पे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इसके इस साइड में देखेंगे तब भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें एक गॉस सरफेस की टर्म्स लेनी है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना, क्योंकि गॉस थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी कंडीशन है सरफेस मस्ट बी क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज तो कर सकते थे हम, बट वहां पे उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इक्वल। तो इस वायर से इक्वल डिस्टेंस आप कहीं पे भी रहोगे तो उन पॉइंटों को अगर मिलाएंगे तो वो सरफेस क्या बन जाएगी, गॉसियन सरफेस। कैसे सरफेस बन जाएगी, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे अगर ऐसे पॉइंटों को मिलाया जाए जो इक्वल डिस्टेंस पे थे इस चार्ज वायर से, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मिलेंगे इनको क्या बोला जाएगा, गॉसियन सरफेस। और अगर मैं इसको एनक्लोज कर दूं, क्योंकि क्लोज बनाना है, तो ये कैसा बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी इस पॉइंट में, ये सिलेंड्रिकल। और इस सिलेंडर की अगर हम लेंथ कंसिडर करें तो यहाँ पे मान लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ L है। कितनी है यहाँ पे, L डिस्टेंस है इस चार्ज वायर के ऊपर। इस चार्ज वायर से डिस्टेंस, इस गॉसियन सरफेस की सिलेंडर की रेडियस R है और इस सिलेंडर की लेंथ जो है वो L है। क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर था इसलिए हमने लेंथ को फिक्स कर लिया L लेंथ। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस पे आप कहीं पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है, अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप की सरफेसेस मुझे दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट इज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी सिलेंडर होगा, अगर मैं इस पेन को नाम दूं कि ऐसी सरफेस है, इसके बीच से अगर मैं एक पतला सा वायर पास कर दूं तो ये स्ट्रक्चर होगी। ये बाउंड्री जो है वो गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर से जो पतला सा थिन वायर पास हो रहा होगा दैट इज चार्ज्ड वायर है। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे देखें तो एक क्लोज सरफेस ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ऐसे ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और ये थर्ड जो होगा वो कर्ड सरफेस एरिया होगा ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन सरफेसेस को, जितनी क्लोज सरफेस है। फर्स्ट ये जो सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दूसरी बाउंड्री, और ये होगा थर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये 3 सरफेसेस है। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो मैं इस टोटल सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर सकता हूं। तो टोटल तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 सरफेसेस हैं।
फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, सेकंड के थ्रू कितना है, थर्ड के थ्रू कितना है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज क्लोज सरफेसेस इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है। अगर यहाँ पे अब वापस जाएं तो चार्ज वायर है। अब चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, इससे जाएंगे तो इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन। चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर। और सरफेस एरिया की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो टॉप था, तो एरिया वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होगा तो ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये। तो यहाँ पे इस सरफेस से अगर मैं कहूँ कि इसके थिन वायर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी, इधर आ रही होगी, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो इसका मतलब एंगल जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना बनेगा, 90। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अगर एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये भी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया देखें इसकी कर्ड सरफेस पे, तो कर्ड सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से बाहर आ रहा था। तो कहीं पे भी देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा कर्ड सरफेस एरिया पे, 0 डिग्री। तो तीन सरफेसेस थे, दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसपे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 है, और थर्ड था क्रॉस एरिया कर्ड सरफेस एरिया, उस पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो इसको फर्स्ट सरफेस को अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं E। इसका कंप्लीट सरफेस एरिया अगर मैं मान लूं A, और एंगल कितना बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री, तो कितना आएगा कोस 90, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया कोस 90 वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड सरफेस एरिया देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही होगा। अगर मैंने इसको A मानना है तो इसको भी कितना कंसीडर करें, A। यहाँ पे भी एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A के बीच में कितना है, 90। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो उतनी है, डिस्टेंस सेम थी। कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई r इंटू में L। 2 पाई r ये बाउंड्री था, L डिस्टेंस था, तो 2 पाई r ये सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, 0 डिग्री। तो कोस ये कोस 90 है, 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया कंप्लीट। तो ये दोनों टर्म्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0। ओनली जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसके थ्रू ही हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू 2 पाई r L, और कोस 0 होता है। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, यहाँ पे तो ये टर्म्स फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम अगर हम लिखें इस टर्म्स को, तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम क्या था, गोस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1 एप्सिलॉन नोट, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो टोटल फ्लक्स जो था दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नोट। टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, E इंटू में 2 पाई r इंटू में L। चार्ज कितना होगा, अब यहाँ पे चार्ज की बात है तो ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर का चार्ज है, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का था। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 1 मीटर लेंथ में इस वायर पे कितना चार्ज था, लैम्डा, तो इसकी लेंथ कितनी है, L है। 1 मीटर लेंथ पे चार्ज L है, तो L मीटर लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा इंटू में L, जो इसके अंदर अंदर होगा, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर अंदर का, इसलिए हमने सिलेंडर की लेंथ ली है। तो यहाँ पे इस चार्ज को जो इनसाइड में था गॉसियन सरफेस के, उसको कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में L, और अपोन में एप्सिलॉन। L से लेंथ कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा, और ये 2 पाई r था, 2 पाई एप्सिलॉन नोट r था r। अब मैं इसमें जनरली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में r।
क्यों लिखा मैंने? क्योंकि के जो हम पढ़ते आ रहे हैं 1/4πε0 होता, ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। तो इस 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं? 2k लैम्डा। 2 तो था ही, के को कितना लिख दिया? 1/4πε0 और अपोन में r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे जितना ज्यादा इसके 1 मीटर लेंथ पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरली पढ़ के आए KQ/r², लेकिन यहाँ पे कितना रिजल्ट आया है? अपोन में r। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज होगी। यहाँ से 1 मीटर है, 2 मीटर पे जाएंगे, 3 मीटर पे होंगी इस वायर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये R और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ था, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो, लैम्डा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। Okay, I hope you all understand the first application of Gauss theorem. In next video we will discuss the second application, that is also important. It's all application of Gauss theorem is all important, not a single one. सभी की सभी कभी ना कभी बोर्ड में पूछी गई है 3 मार्क्स में। तो ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है, Gauss theorem की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।